हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनु शर्मा है। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम टॉपिक लेके आए हैं नॉर्मलता, नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता। पिछले वीडियो में मैंने आपको मोलरता के बारे में बताया, पीपीएम निकालना बताया, पीपीबी निकालना बताया और बहुत सारी सांद्रताओं के प्रतिशत, मास प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम नॉर्मलता के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मलता क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं और इसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में लेना है। जैसे हमने मोलरता के अंदर विलयन का आयतन लीटर में लिया था, मोललता के अंदर जो विलयन का भार लिया था वो किलोग्राम में लिया था, यहाँ पर हमें विलयन का आयतन लीटर में ही लेना है। ठीक है। अब इसका जो सूत्र बन जाएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम कैसे निकालते हैं? मोलरता के अंदर हमने ग्राम मोलों की संख्या ली थी, यहाँ पर हमें क्या लेना है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो कैपिटल N नॉर्मलता को प्रदर्शित करता है, W पदार्थ का भार होता है और E पदार्थ का जो होता है वो तुल्यांक के भार होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा तुल्यांक के भार कैसे निकालते हैं। और इसको जब आयतन से भाग करते हैं, जो कि हमने लीटर में लिया हुआ है, तो हमें नॉर्मलता प्राप्त होती है। और यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या का सूत्र होता है W बटे E, यानी पदार्थ का भार बटे उसका तुल्यांक की भार। E यहाँ पर तुल्यांक के भार को प्रदर्शित कर रहा है। तो सूत्र हमारा हो जाएगा, अगर विलयन का आयतन हमने लीटर में लिया हुआ है तो ये वाला सूत्र रहेगा, और अगर हम इसको मिलीलीटर में क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है तो सूत्र हो जाएगा W बटे E गुणा 1000 बटे V ml में। जबकि आयतन मिलीलीटर के अंदर दिया हुआ होता है तो हमें ये सूत्र अप्लाई करना होता है, और जब आयतन लीटर के अंदर दिया होता है तो हमें ये सूत्र अप्लाई करना है। तो हमारा सूत्र हो जाएगा W इक्वल टू NeV अपॉन 1000 ml, 1000 लीटर, और अगर 1000 ml मिलीलीटर, और अगर विलयन का आयतन लीटर में दिया हुआ है तो इसको ना रख के हम सीधा NeV कर देंगे। ठीक है। N क्या प्रदर्शित कर रहा है? नॉर्मलता को। E क्या प्रदर्शित कर रहा है? तुल्यांक के भार को, और V आयतन को, और W पदार्थ का भार हो जाएगा। अब नॉर्मलता जो होती है ये तापमान के ऊपर निर्भर करती है, तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा नॉर्मलता घटनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे तापमान घटेगा नॉर्मलता बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब क्वेश्चन आता है, पहले तो हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालें? तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए हमें तुल्यांक के भार का मालूम होना चाहिए, और अगर तुल्यांक की भार हमें मालूम है तो हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तुल्यांक की भार हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तुल्यांक की भार जो होता है, किसी भी पदार्थ का अम्ल हो सकता है, लवण हो सकता है, क्षार हो सकता है। अम्ल का या क्षार का तुल्यांक की भार हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कुछ एग्जाम्पल और सूत्र के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। अम्ल या क्षार का जो तुल्यांक की भार हम कैलकुलेट करते हैं उसका सूत्र होता है अम्ल या क्षार का अणुभार बटे अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन या क्षार के विस्थापनीय OH आयन की संख्या। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी पदार्थ का अम्ल या क्षार का तुल्यांक की भार ज्ञात करेंगे। जैसे कि अम्ल होता है H2SO4, H2SO4 का हमें तुल्यांक की भार ज्ञात करना है। तो H2SO4 के अंदर विस्थापनीय हाइड्रोजन कितने हैं? ये वाले विस्थापनीय हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 विस्थापनीय हाइड्रोजन हैं। तो हम इसका तुल्यांक की भार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अणुभार बटे विस्थापनीय हाइड्रोजनों की संख्या। तो कितना हो जाएगा? अणुभार बटे 2, यानी अणुभार इसका 98 होता है बटे 2 बराबर 49 इसका तुल्यांक की भार हो जाएगा। यहाँ पर H3PO4 जो होता है इसके अंदर 3 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रही है, यानी कि 3 हाइड्रोजन विस्थापनीय हाइड्रोजन है। तो इसमें अणुभार बटे हो जाएगा 3। पिछले वीडियो में अणुभार निकालना मैं आपको बता ही चुका हूँ। H3PO4 का अणुभार आपको कैसे निकालना है, और उसको हम कैसे क्या करेंगे? 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर विस्थापनीय हाइड्रोजनों की संख्या 3 है। इसी तरीके से H3PO3 जो होता है ये अपवाद होता है, इसके अंदर
जो विस्थापनीय हाइड्रोजन होती हैं वो 2 होती हैं। आपको दिखाई यहाँ पर 3 दे रहा है, लेकिन वास्तव में इसके अंदर जो विस्थापनीय हाइड्रोजन होती हैं वो 2 होती हैं, तो अणुभार बटे 2 हो जाएगा। इस तरीके से NaOH क्या हो गया, एक क्षार हो गया। और क्षार के अंदर क्या देखा जाता है, क्षार के विस्थापनीय OH आयन की संख्या, यानी अणुभार बटे 1, क्योंकि इसके अंदर विस्थापनीय OH आयन कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार होता है, इसके अंदर विस्थापनीय हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, तो अणुभार बटे 2 हो जाएगा। AlOH थ्राइस भी क्या है, क्षार है, इसके अंदर विस्थापनीय हाइड्रोजन जो है वो दिए हुए कितने हैं, 3 दिए हुए हैं, तो इसका जो तुल्यांकी भार होगा वो क्या हो जाएगा, अणुभार बटे 3 हो जाएगा। तो हम किसी भी अम्ल का या क्षार का तुल्यांकी भार इन सूत्रों के द्वारा निकाल सकते हैं, और इतना निकालने के बाद अगर तुल्यांकी भार हमें निकालना आ गया तो हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल विलयन का अगर हम कहें कि 1n अगर इस तरीके से लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब है विलयन की नॉर्मलता 1 है। अगर 10n लिखा हुआ है तो इसका मतलब है विलयन की नॉर्मलता 10 है। अगर 50n लिखा हुआ है इसका मतलब है विलयन की नॉर्मलता 50 है। तो सेमी का मतलब आधा होता है, हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, विलयन की नॉर्मलता हो जाएगी n बटे 2। डेसी मतलब 10वां हिस्सा, 1/10। डेसी का मतलब 1/10, सेंटी का मतलब 1/100 और मिली का मतलब 1/1000। तो यहाँ पर सेंटी नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, n/100, और मिली नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगी n/1000। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2n, यानी विलयन की नॉर्मलता कितनी है, हाफ, 1/2.5, 1/10n, यानी विलयन की नॉर्मलता कितनी है, 1/10। इसको 1/100n भी लिख सकते हैं, यानी विलयन की नॉर्मलता कितनी है, 1/100। इसको मैं 1/1000 भी लिख सकता हूँ, यानी विलयन की नॉर्मलता कितनी है, 1/1000। तो इसी तरीके से अभी ये अम्ल और क्षार की नॉर्मलता आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको निकालनी हो क्या उसकी किसी भी लवण की नॉर्मलता अगर आपको निकालनी है, लवण की नॉर्मलता निकालने के लिए पहले क्या मालूम होना चाहिए, उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या मालूम होनी चाहिए। ग्राम तुल्यांकों की संख्या मालूम होने से पहले क्या मालूम होना चाहिए, उसका तुल्यांकी भार मालूम होना चाहिए। तो इन चीज़ों से अभी मैं आपको लवण के तुल्यांकी भार को या लवण का ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का सूत्र बताता हूँ। अभी ज़रा इसको देखें एक बार। लवण का तुल्यांकी भार, अभी मैंने आपको अम्ल और क्षार का तुल्यांकी भार निकालने को बताया। अब देखो जरा लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। लवण का तुल्यांकी भार निकालने के लिए पहले आपको लवण का अणुभार मालूम होना चाहिए। अणुभार सभी बच्चों को निकालना आता है। अब उसको क्या करेंगे, हम लवण में उपस्थित धनावेश या ऋणावेश से भाग कर देंगे। लवण का अणुभार बटे लवण में उपस्थित धनावेश या ऋणावेश, कोई सा एक लेना है, या तो आपको धनावेश लेना है या ऋणावेश लेना है, दोनों नहीं लेने हैं। जैसे कि NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का अणुभार सभी बच्चों को निकालना आता है। सोडियम का 23 होता है और Cl का परमाणु भार 35.5 होता है। तो 5 ये हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। तो इसके अंदर अणुभार तो हो गया 58.5 और इसके ऊपर धनावेश कितना है, Na के ऊपर प्लस है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज है। तो कोई सा एक लेना होता है, या तो आप धनावेश लेंगे या ऋणावेश लेंगे। तो अणुभार बटे 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका ये आ गया तुल्यांकी भार किसका, NaCl का। CaCl2 का तुल्यांकी भार आपको निकालना है, तो इसका अणुभार m बटे इसके अंदर C के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है और 2 क्लोराइड हैं, 2 × -1 हो जाएगा। तो कितना हो गया, m/2 आ जाएगा। AlCl3 का निकालना है आपको। AlCl3 में Al के ऊपर 3 प्लस चार्ज होता है और Cl के ऊपर -1 होता है और टोटल Cl कितने हैं हमारे पास, 3। तो 3 × -1, तो 3 प्लस चार्ज हो गया, 3 माइनस हो गया। कोई सा एक लेना होता है हमें, तो ये हो जाएगा m/3, m/3। इसी तरीके से Na2SO4 का निकालना है। Na2SO4 का हो जाएगा, अणुभार निकाल लेंगे
और Na के ऊपर 1 चार्ज होता है प्लस का, और हमारे पास 2 Na है, तो टोटल 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। और SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इसका तुल्यांकीय भार कितना हो जाएगा? अणुभार बटे 2। Na2SO4 का अणुभार सभी बच्चों को निकालना आता है। अब निकालते हैं Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ पर हमें चार्ज देखना है, कितना किसके ऊपर चार्ज होता है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है 3 प्लस, तो 3 इंटू 2 एल्यूमिनियम है, यानी कि 6 प्लस हो गया है। और सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2, तो 3 इंटू -2, तो टोटल जो प्लस का चार्ज है वो 6 हो गया है, और टोटल 6 जो माइनस का चार्ज है वो भी 6 हो गया है। तो इसका तुल्यांकीय भार क्या हो जाएगा? m/6। तो इस तरीके से आप तुल्यांकीय भार निकाल सकते हैं। यानी कि किसी भी लवण के अंदर अगर आपको धनावेश या ऋणावेश ज्ञात करना है, तो पहली बात तो यह है कि लवण जब भी बनेगा उसके ऊपर धनावेश या ऋणावेश हमेशा बराबर होता है। कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, कोई भी अणु बनता है, वो तभी बनता है जब धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। और लवण के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, तो आपको देख लेना है कि हमें कितनी लवणों की संख्या दी हुई है, लवण के अंदर कितने धनायन की और ऋणायन की संख्या दी हुई है। जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम की 2 है, तो एक एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज होता है, तो 3 गुणा 2 कर देंगे आप। जैसे यहाँ पर सल्फेट आयन की 3 संख्या है, तो एक सल्फेट आयन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो 3 गुणा -2 कर देंगे। तो ये टोटल आवेश जो आ गया वो 6 आ गया, यानी कि इसका जो अणुभार तुल्यांकीय भार हो गया वो m/6 हो गया है। तो तुल्यांकीय भार की सहायता से अगर आपने तुल्यांकीय भार निकालना आ गया, तो आप क्या करेंगे? तुल्यांकीय भार की सहायता से ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। और नॉर्मलता जो होती है ये एक बहुत ही सांद्रता ज्ञात करने की बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होती है। मोलरता और नॉर्मलता, इन दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। नॉर्मलता समीकरण, नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होता है? नॉर्मलता समीकरण, जब 2 या 2 से ज़्यादा विलयनों को आपस में मिला दिया जाता है, अम्ल के या क्षार के विलयनों को आपस में मिलाया जाता है, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो अम्ल के जितने मिली तुल्यांक होते हैं वो क्षार के उतने ही मिली तुल्यांकों के साथ अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया को पूर्ण उदासीन कर देते हैं। तो इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहे हैं आपस में, वो अपने मिली तुल्यांकों के हिसाब से कर रहे हैं, मिली तुल्यांकों के आधार पर कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर एक समीकरण बन जाती है जिसको हम नॉर्मलता समीकरण कहते हैं। किसी अम्ल के विलयन को क्षार के विलयन द्वारा पूर्णतः उदासीन करने पर अम्ल के तुल्यांक क्षार के मिली तुल्यांकों के बराबर होते हैं, यानी N1V1 बराबर N2V2। N1 क्या है यहाँ पर? अम्ल के मिली तुल्यांक, और V1 क्या है? N1V1 है अम्ल के मिली तुल्यांक, और N2V2 है क्षार के मिली तुल्यांक। यानी N1 अम्ल की नॉर्मलता है और V1 अम्ल का आयतन है, N2 क्षार की नॉर्मलता है और V2 क्षार का आयतन है। तो इस तरीके से हम इन समीकरण के आधार पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में V1 निकालने को पूछा जाए, किसी क्वेश्चन में V2 निकालने को पूछा जाए, अगर N1 और N2 दी हुई है या V1 या V2 दिया हुआ है, किसी की भी एक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस समीकरण की सहायता से। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है? मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या संबंध होता है? तो मोलरता गुणा अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकीय भार, क्योंकि जो अणुभार होता है वो मोलरता के समकक्ष होता है और जो तुल्यांकीय भार होता है वो नॉर्मलता के समकक्ष होता है। तुल्यांकीय भार निकालना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अम्ल, क्षार का या लवण का तुल्यांकीय भार कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर जो सूत्र बन जाएगा हमारा, कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल n। स्मॉल n क्या होता है? स्मॉल n जो होता है अणुभार बटे तुल्यांकीय भार होता है। इस समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप स्मॉल n का मान निकाल लेंगे तो आप मोलरता और नॉर्मलता में किसी की भी मान को निकाल सकते हैं क्वेश्चन के अंदर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रख के। अब किसी विलयन के अंदर, किसी मिश्रण के अंदर हमने बहुत सारे विलयनों को मिला दिया है, 2, 3, 4, 5 विलयन मिला दिए और उनके अंदर सबकी नॉर्मलता और सबका आयतन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाए आपसे कि जो पूर्ण मिश्रण बनता है, जो 2, 3, 4 विलयनों को मिलाने के बाद हमें प्राप्त होता है, उस मिश्रण की नॉर्मलता क्या होगी?
तो किसी भी मिश्रण की नॉर्मलता निकालने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मलता टोटल या रिजल्टेंट या मिश्रण की, उसके लिए N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसके आधार पर, इस समीकरण के आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर आप किसी भी मिश्रण की नॉर्मलता निकाल सकते हैं, जबकि आपको अलग अलग विलयनों का आयतन और नॉर्मलता दी हुई होती है। अब एक क्वेश्चन देखिए जरा, H2SO4 के 49 ग्राम को किसी विलयन के 250 ml में घोला गया है, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, क्या होता है, नॉर्मलता बराबर पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार गुणा 1000 बटे V, अगर V मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें पदार्थ का भार W जो दिया गया है वो 49 ग्राम दिया हुआ है, और तुल्यांकी भार E कैसे निकालते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको। H2SO4 का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, H2SO4 का अणुभार कितना होता है, 98 ग्राम होता है, और अणुभार बटे H2SO4 के अंदर कितने विस्थापनीय हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर 2 विस्थापनीय हाइड्रोजन है। तो अगर इसको मैं 2 से भाग कर दूंगा तो ये आ जाएगा 49। तुल्यांकी भार कितना आ गया, 49 आ गया, 49 आ गया, किसका, H2SO4 का। अब तुल्यांकी भार हमने निकाल लिया, और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पदार्थ का भार दिया हुआ है। तो N इक्वल टू 49 अपॉन 49, ई तुल्यांकी भार हो गया, और ये W हो गया पदार्थ का जो भार क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुणा 1000 बटे V, आयतन कितना दिया हुआ है विलयन का, 250 ml, 250 ml। तो ये 1 टाइम्स ये 4, यानी कि N इक्वल टू 4 नॉर्मल। इसकी नॉर्मलता विलयन की जो आ गई वो 4 आ जाएगी, यानी कि H2SO4 का जो नॉर्मलिटी है कब, जब 49 ग्राम को 250 ml के अंदर घोला है, तो उसकी नॉर्मलिटी जो है वो 4 हो जाएगी। विलयन की फॉर्मलता, नॉर्मलता की तरह ही एक सांद्रता निकालने की एक अलग ही कहानी होती है, उसको हम फॉर्मलता से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मलता क्या होती है, फॉर्मूला बेस होती है, ये फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करती है, सूत्र के द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करती है। 1 लीटर विलयन में घुले पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। जैसे नॉर्मलता के अंदर तो क्या था कि 1 लीटर विलयन में घुले पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों को, यहाँ पर फॉर्मलता के अंदर फॉर्मूले का जो टोटल मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, यानी कि ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। तो कैपिटल F क्या हो जाएगा, विलय के सूत्र द्रव्यमान की संख्या बटे विलयन का आयतन, यहाँ भी हमें लीटर में लेना होता है। तो इसके ऊपर एक हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 20.70 ग्राम BaOH2 और इसका ग्राम सूत्र भार जो है वो 207 है। ग्राम सूत्र भार का मतलब अणुभार से ही होता है। जैसे किसी भी पदार्थ का H2O का अणुभार 18 ग्राम निकालते हैं, उसी तरीके से इनका भी अणुभार निकाल लेंगे। तो ग्राम सूत्र भार 207 1 लीटर विलयन में घुला है, तो विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की फॉर्मलता का सूत्र आपके सामने है, विलय का सूत्र द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन लीटर में है। तो यहाँ पर हमें जो विलयन की फॉर्मलता निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जो आपको ये भार दिया हुआ है BaOH2 का जो क्वेश्चन के अंदर भार दिया हुआ होता है, उसको हम भाग कर देंगे ग्राम सूत्र भार से। भार कितना दिया हुआ है 20.70, यहाँ पर हमें भार दिया हुआ है 20.70 ये क्वेश्चन के अंदर, और इसका जो सूत्र द्रव्यमान होता है बटे 207 हो जाएगा। और आयतन कितना है, आयतन 1 लीटर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो बटे 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, जब आप सोल्व करोगे तो 0.1, यानी इसकी फॉर्मलता जो आएगी वो 0.1 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.02 ग्राम KNO3 को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है, तो विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की फॉर्मलता क्या होगी, तो यहाँ पर हमें विलयन में KNO3 का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, विलयन में KNO3 का द्रव्यमान क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है 2.02 ग्राम, 2.02 ग्राम।
और जो विलियन का KNO3 का ग्राम सूत्रभार है वो हमें दिया हुआ है 101। KNO3 का ग्राम सूत्रभार दैट हैज बीन गिवन 101। अब हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, फॉर्मूला निकालने के लिए विलियन का आयतन चाहिए। आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको 500 ml विलियन के अंदर, 500 मिलीलीटर विलियन के अंदर विलियन में KNO3 कितना घुला है। विलियन में घुले KNO3 की मात्रा, KNO3 की मात्रा कितनी दी हुई है 2.02 ग्राम। और विलियन का आयतन 1 लीटर होना चाहिए, तभी फॉर्मूला हम निकाल पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला के सूत्र में क्या होता है, विलियन का आयतन लीटर के अंदर होता है। तो 500 ml के अंदर दिया हुआ है 2.02 ग्राम, और अगर मैं 1 ml के अंदर निकालूं तो 2.02 बटे 500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसको निकालना है आपको कितने 1000 ml के अंदर। 1000 ml घुले विलियन में आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 1000 बटे 500 गुणा 2.02, यानी कि आपका जो मान आ जाएगा 4.04 ग्राम आ जाएगा। 4.04 ग्राम आ गया किसकी, जो कि यहाँ पर घुला है कितने 1000 मिलीलीटर विलियन के अंदर। अब इसकी फॉर्मूला निकालनी है। फॉर्मूला निकालने के लिए KNO3 विलियन की सांद्रता हो जाएगी बटे KNO3 का सूत्र द्रव्यमान हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, विलियन की सांद्रता हमने निकाल ली 4.04 बटे सूत्र द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 101, बराबर कितना आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 0.044 मल F, यह आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन सभी वीडियो का आगे मिलता रहेगा। अगले टॉपिक में आगे का पोर्शन लेकर आएंगे। धन्यवाद।